जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अक्सर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बनकर उभरी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो आज की कांग्रेस है, क्या ये वही कांग्रेस है जो 1885 में बनी थी? आखिर आज की कांग्रेस किसकी कांग्रेस है? क्या उन्हीं लोगों की कांग्रेस है जिन्होंने 1885 में एक खास मकसद से, उद्देश्य के साथ उस कांग्रेस को बनाया था? और क्या आज की कांग्रेस का भी वही उद्देश्य, वही एजेंडा है, वही इंटरेस्ट है? अब सवाल तो उठते हैं क्योंकि दावा बहुत बड़ा है। तो कांग्रेस के नेताओं के इस दावे की हम पड़ताल करेंगे कि आखिर आज की कांग्रेस क्या वही 1885 की कांग्रेस है? आखिर ये कांग्रेस किसकी है? और ये पड़ताल सिर्फ फैक्चुअल या टेक्निकल नहीं होगी कि कांग्रेस कब टूटी, कब बनी, जिसमें कांग्रेस आर भी बनी, कांग्रेस ओ भी, कांग्रेस आई भी बनी। सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बात इसके एजेंडे और उद्देश्य की भी है, क्योंकि कोई भी संगठन जब बनता है तो एक मकसद से बनता है, एक उद्देश्य होता है और फिर उस उद्देश्य से सहमति रखने वाले लोग उससे जुड़ते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या वैसे ही लोग आज भी हैं, क्या वही उद्देश्य है या फिर उद्देश्य भी बदल गया है और उसके साथ लोग भी बदल गए हैं। तो पूरी कांग्रेस को देखा जाएगा। अब इसमें अगर हम इस पड़ताल की शुरुआत करें तो कांग्रेस के दावे से ही करते हैं कि कांग्रेस का कहना है कि 1885 वाली कांग्रेस ही है। तो हम ये जान लेते हैं कि 1885 में इसे किसने बनाया था और क्यों बनाया था। 1885 में कांग्रेस को ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो अंग्रेजी शासन में सिविल सर्वेंट थे, सरकारी अधिकारी थे और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन भले ही इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, पर उसके पीछे का दिमाग वायसराय लॉर्ड डफरिन का माना जाता है कि इसकी कांग्रेस को उस वक्त अंग्रेजों ने ही एक योजना के तहत बनाया था और जो बात लिखित तौर पर ए.ओ. ह्यूम ने भी बताई है और लाला लाजपत राय ने भी कहा है, इसे लेकर उस वक्त ये बताया गया है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी शासन को मदद करने के लिए बनी थी, ताकि अंग्रेजी शासन थोड़ा और लंबा चल सके। वो ऐसा दौर था जब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की आवाजें उठने लगी थी, आंदोलन हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, अंग्रेजों से सवाल भी पूछे जा रहे थे। तब भारतीयों के गुस्से को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसे संगठन के बारे में सोचा जो कि सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात बताई थी कि कांग्रेस को इस तरह इस्तेमाल किया गया जिसमें भारत के लोग हैं वो सीधे अंग्रेजों पर गुस्सा ना निकाले, बल्कि बीच में उन्हें कांग्रेस के नेता एक पुल बनकर, एक दीवार बनकर रहे, जिससे कि भारत के लोगों का गुस्सा शांत हो सके, उनको एक उम्मीद भी जग सके कि कांग्रेस के नेता है वो अंग्रेजों से कुछ मदद ले सकते हैं। तो भारत के लोगों को शांत करने के लिए कांग्रेस का गठन किया गया था। अब आज की कांग्रेस इस सवाल का जवाब दे, क्या ये वही कांग्रेस है जो अंग्रेजों के इशारे पर चलने के लिए बनाई गई थी, जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए बनाई गई थी? तब ये सवाल तो आज के नेता इसका जवाब देंगे। लेकिन हम उस कांग्रेस की अगर बात करें, इस इतिहास की बात हम कर ही रहे हैं, तो कांग्रेस इसी तरह से कुछ समय तक चली, पर क्योंकि इसमें कई तरह के लोग जुड़े, कुछ वो थे जो कि अंग्रेजी शासन के करीब रहना चाहते थे और कुछ राष्ट्रवादी लोग भी थे, भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले भी थे। इसीलिए कांग्रेस में दो तरह के नेतृत्व भी उभरे, दो तरह की धाराएं बनी और 1905 में जाकर कांग्रेस ने अपना रूप बदला। 1905 में जब बंगाल का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठी, विरोध हुआ, जिससे अंग्रेज भी हैरान थे कि उनकी बिल्ली उनसे म्याऊं कैसे करने लगी। लेकिन 1905 में कांग्रेस के अंदर बदलाव आते गए और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठने लगी और इसी तरह से कांग्रेस दो तरह के विचारों के साथ चलती रही, जिसमें नरम दल गरम दल जिसको हम कहते हैं, और इसी लेगेसी के साथ चली और परिवर्तन हुए, मनमुटाव हुआ। लेकिन फिर भी कांग्रेस में वो वर्ग जरूर हावी रहा जो कि शांति की बात तो करता था, जो रास्ता कहता था कि अंग्रेजों के साथ बातचीत के जरिए हो सकता है, यानी कि शासन के, सत्ता के करीबी लोग। ऐसे में इसीलिए जो कांग्रेस बनाई थी अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, उसका इस्तेमाल आजादी के बाद भी वो करते रहे और कांग्रेस को पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ। अंग्रेज गए, भारत को आजादी कही गई, लेकिन ब्रिटिश शासन ने पावर ऑफ ट्रांसफर किया, यानी कि अंग्रेजों से पावर मिली कांग्रेस को। कोई उस वक्त तुरंत चुनाव नहीं हुए,
कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी लगता था कि उन्हीं का बनाया हुआ संगठन है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो आगे भारत से जाने के बाद भी उनका प्रभाव यहाँ पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। पर खैर, हम एक पार्टी की इस वक्त बात कर रहे हैं, तो हम एक संगठन और पार्टी के तौर पर देखेंगे तो कांग्रेस का आजादी से पहले किसी एक परिवार का कब्जा नहीं रहा था। हर साल चुनाव होते थे अध्यक्ष पद के, हर साल अलग अध्यक्ष चुने जाते थे, कुछ रिपीट भी होते थे, लेकिन कार्यकाल जो है वो 1 साल का ही रहता था। अलग अलग विचार वाले लोग भी आए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भी 2 साल तक अध्यक्ष रहे। हालांकि महात्मा गांधी ने खुद दूसरी बार जो है जब दूसरी बार उनका चुनाव हुआ था अध्यक्ष के तौर पर, उसका विरोध किया था उन्होंने, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भले ही जीत गए, लेकिन इस तरह से उनके लिए परेशानियां पैदा की गई, अलग थलग किया गया कि बाद में वो उससे अलग हो गए, कांग्रेस से ही, संगठन से ही वो अलग हो गए थे। लेकिन फिर भी जब भी अध्यक्ष के पद के चुनाव हुए तो उसमें चुनाव होता था और जो अध्यक्ष होता था उसकी पार्टी पर पकड़ होती थी, जिनमें जवाहरलाल नेहरू खुद चुने गए थे। 1930 में वो अध्यक्ष बने थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू वो 2 बार अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू खुद 1937 और 1946 में पार्टी के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन कार्यकाल 1 साल का ही रहा। कांग्रेस में देखिए जो बदलाव आना शुरू हुआ वो आजादी के बाद हुआ। इससे पहले बड़े ही कद्दावर नेता इसमें हुआ करते थे, अलग अलग विचारधाराएं, मनमुटाव भी रहता था उनके बीच में, और कोई भी पार्टी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होता था। लेकिन आजादी के बाद स्थितियां बदल गई और ये जो पार्टी थी वो पूरी तरह से नेहरू की पार्टी बन गई। शुरुआत में ही 1951 से लेकर 54 तक नेहरू ही, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद जब वो इस पद से हटे भी तो यूएन ढेबर को बनाया गया, वो 5 साल तक अध्यक्ष रहे, और यूएन ढेबर जो है वो उनके समर्थक ही माने जाते हैं। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को नेहरू का उत्तराधिकारी बनाने में भी, स्थापित करने में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी और 1959 में कांग्रेस का अध्यक्ष इंदिरा गांधी को बनाया गया था। तो यहाँ से शुरुआत हो गई कांग्रेस की नेहरू गांधी परिवार की तरफ उनके पूरे कब्जे में जाने की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और यहीं से ही कांग्रेस का आपको चाल, चरित्र, उद्देश्य, मकसद सब बदलता हुआ दिखने लगेगा। कैसे कैसे बदला है। जो पहले अंग्रेजों के लिए काम करने के लिए बनी थी, फिर वो अंग्रेजों के खिलाफ हुई, और अब कैसे धीरे धीरे ये जो पार्टी है ये पार्टी बन जाएगी एक परिवार को सत्ता में बनाए रखने का साधन, बनाए रखने की चाबी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यहां तक आते आते कांग्रेस का मकसद साफ हो जाता है, जिसकी शुरुआत 1947 में हो गई थी नेहरू से, और वो यहाँ 2025 तक आते आते आज बिल्कुल साफ हो गया है, और उस पर बात भी करेंगे। लेकिन अभी जो विरासत के तौर पर, जो पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसी विरासत के तौर पर नेहरू से इंदिरा गांधी को मिली और 1959 में प्रदेश अध्यक्ष बन गई। और इसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई और फिर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुई, तो फिर कांग्रेस के लिए एक नए प्रधानमंत्री की खोज होने लगी। और उस समय सिंडिकेट बहुत पावरफुल हुआ करता था, और सिंडिकेट के कद्दावर नेता के कामराज उनको प्रधानमंत्री चुनना था, और उन्होंने 1967 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। उनके सामने गुलजारी लाल नंदा का भी विकल्प था, मोरारजी देसाई भी अपना दावा ठोक चुके थे, लेकिन सिंडिकेट को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो कि उनके इशारों पर नाच सके, जो उनकी बात पर चले। मोरारजी देसाई को काबू नहीं कर सकते थे, और इंदिरा गांधी उस वक्त उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा जाता था, और सिंडिकेट को लगा कि वो जो कहेंगे वो इंदिरा गांधी करेंगी। अभी सिंडिकेट के बारे में भी जान लीजिए। सिंडिकेट बनाया गया था उस दौर में जब कांग्रेस जो है वो बहुत चुनाव हार रही थी, कांग्रेस की स्थिति खराब थी, और बड़े बड़े नेता जो है पद लेकर बैठ गए थे। यहाँ पर लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ने वाला कोई नहीं था, और उस वक्त के दौर में नेहरू को भी पार्टी के अंदर से बड़ी चुनौती मिल रही थी। तब एक सिंडिकेट बनाया गया, तब एक ये योजना लाई गई जिसे कि कामराज योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत 6 कैबिनेट मंत्रियों और 6 मुख्यमंत्रियों ने, 6 राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया, और उन्होंने पार्टी के प्रचार का काम संभाला, और इसी में से सिंडिकेट बना है। ये भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक विरोधियों को, पार्टी के अंदर जो विरोध कर रहे थे उनको निपटाने के लिए भी ये योजना लाए थे, क्योंकि चुनाव हारने से नेहरू के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। और इसी में से सिंडिकेट जो था वो सिंडिकेट नेहरू के करीबी था जब तक नेहरू थे, और उसके बाद उनकी बेटी को सिंडिकेट ने बनाया। लेकिन यहाँ पर बदलाव ये हुआ, ट्विस्ट ये आया
कि जिस इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री बनाया था ये सोचकर कि वो इन्हें कठपुतली की तरह नचा सकेंगे, वही इंदिरा गांधी जो है वो सिंडिकेट के लिए मुसीबत बन गई। सिंडिकेट के काबू में ही नहीं आई और स्थिति ये हो गई कि सिंडिकेट ही अलग थलग पड़ गया। अब यहीं से कांग्रेस पूरी तरह बदलने वाली है। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जबरदस्त तनाव चल रहा था। के कामराज उस वक्त पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दोनों की दिशाएं अलग थी। इंदिरा गांधी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थी, पार्टी के विचार के उलट जाके लेफ्ट पार्टियों के सहयोग से बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया और वो अपने हिसाब से पार्टी को, सरकार को चलाना चाहती थी। सिंडिकेट चाहता था कि उनके हिसाब से चले। यहीं से तनाव शुरू हुआ था और ये पूरी तरह से विजिबल होने लगा था, दिखने लगा था कि झगड़ा कितना बढ़ चुका है। और इसके बाद 1969 में सिंडिकेट को एक मौका मिला कि इंदिरा गांधी को घेरा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई राज्यों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसका ठीकरा फूटा इंदिरा गांधी पर। सिंडिकेट के नेता उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगे, क्योंकि वो उनकी नीतियां थी, वो नेतृत्व कर रही थी और पार्टी में क्योंकि दो धड़े भी बन चुके थे और पार्टी में आपसी झगड़ा चल रहा था, तो इंदिरा गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और इसके चलते इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। जो कांग्रेस 1885 से चली आ रही थी, इसी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वही कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल देती है, यानी कि कांग्रेस से बाहर हो गई इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया कांग्रेस दिग्विजयनिस्ट, यानी कि कांग्रेस आर। एक नई पार्टी बनाई। इसको ठीक ऐसे समझिए जैसे कि कांग्रेस से आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस अलग हुई, ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी अलग हुई, उन्होंने बनाई तृणमूल कांग्रेस। शरद पवार अलग हुए, उन्होंने बनाई एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसी तरह से जो 85 वाली कांग्रेस थी उससे अलग होकर इंदिरा गांधी ने बनाई कांग्रेस आर, और जो पुरानी कांग्रेस थी उसको इससे अलग रखने के लिए नाम दिया गया कांग्रेस ओ, यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों कांग्रेस आमने सामने थी। 1971 का चुनाव था, उसमें भी आमना सामना हुआ, लेकिन इस चुनाव में जो है इंदिरा गांधी ने जबरदस्त जीत हासिल की। 518 में से 352 सीटें हासिल की और जो कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस थी 85 वाली कांग्रेस ओ, वो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और देश में सत्ता में आई कांग्रेस आर, जिस पर पूरी तरह से इंदिरा गांधी का नियंत्रण था। ये पूरी तरह से गांधी परिवार की पार्टी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही ये पार्टी बनाई और इस पार्टी पर अपने बूते उन्होंने चुनाव जीता, तो इस पार्टी की अध्यक्ष भी वही थी और इस पार्टी से प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही थी। और उस वक्त जो कांग्रेस ओ थी, जो कि पुरानी पार्टी 85 से चलती आ रही है, वो जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उसने चुनाव लड़े, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो 1977 में कांग्रेस ओ अपना विलय जनता पार्टी में कर लेती है, यानी कि जो 85 की कांग्रेस थी वो 1977 में आकर खत्म हो जाती है और जनता पार्टी का हिस्सा बन जाती है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो कांग्रेस, जो बची हुई कांग्रेस आर है, वो वही कांग्रेस है जिसने अंग्रेजों के जमाने में जो बनी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, आजादी दिलाई, क्योंकि वो कांग्रेस तो खत्म हो गई। अब तो ये बची हुई है कांग्रेस आर, जिसे बाद में इंदिरा गांधी 1978 में कांग्रेस आई नाम दे देती है, यानी कांग्रेस इंदिरा। अब तो और स्पष्ट हो जाता है कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। और इस कांग्रेस आई को देखिए किस तरह से चुनाव आयोग में क्या खेल होता है कि 1984 में कांग्रेस आई को पुरानी कांग्रेस का दर्जा दे दिया जाता है। अब यहाँ कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आज अगर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए तो क्या तृणमूल कांग्रेस या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को क्या कांग्रेस का दर्जा दिया जा सकता है? ऐसा संभव है? तो फिर कांग्रेस आई को कैसे पुरानी कांग्रेस बना दिया और लोग जो है इस भ्रम में ही रहे कि यही कांग्रेस है जो पुरानी ही चलती हुई आ रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम पहले से भी जानते थे और आज भी उस वक्त जानते थे, इसलिए लोगों को शक ही नहीं हुआ, कोई भ्रम उनके बीच में इस तरह से भ्रम फैल गया। और आगे चल के 1996 में जब राजीव गांधी आए तो उन्होंने आई भी हटा दिया। अब ये पूरी तरह से बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब देखिए यहाँ से कांग्रेस का चाल चरित्र कैसा बदला। पहले तो व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई, यानी कि इंदिरा गांधी के हिसाब से ही चलेगी, फिर राजीव गांधी के हिसाब से ही चलेगी, उसी परिवार के लोग। वहीं जहां कांग्रेस में हर साल अध्यक्ष बदला करते थे, आजादी से पहले तो लगभग हर साल बदलते थे, लेकिन अब कांग्रेस में सिर्फ एक ही परिवार से उनके अंतिम समय तक जो है वो अध्यक्ष चुने जाते रहे और प्रधानमंत्री भी वही रहे। इंदिरा गांधी 1983 तक, उनकी जब हत्या हुई थी,
और उसी के बाद 1991 में राजीव गांधी तक वही दोनों अध्यक्ष बने रहे अपनी अपनी मृत्यु तक, और उस प्रधानमंत्री पद पर भी दोनों ही कायम रहे। यानी कि पार्टी भी और सरकार भी दोनों की जो लगाम है वो उन्हीं के हाथ में रही थी। हालांकि राजीव गांधी के बाद कुछ और नेतृत्व भी उभरे, पर ज्यादा समय तक रह नहीं सके, क्योंकि उस वक्त जो भी बाहर से आया, यानी कि गांधी परिवार के बाहर से आया, भले ही कांग्रेस का ही नेता है, उसके साथ तनाव शुरू हो गया। और यही हुआ जब राजीव गांधी उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री बने, पार्टी अध्यक्ष भी बने। सोनिया गांधी ने उस वक्त पार्टी की कमान संभालने से इनकार कर दिया। उनके साथ अपनी कई तरह की समस्याएं थी, उनकी स्वीकार्यता को लेकर समस्या भी थी, क्योंकि विदेशी मूल की थी और उसी वक्त ही परिवार को बड़ा झटका भी लगा था। लेकिन भले ही उन्होंने सामने के तौर पर सत्ता लोलुप न दिखने के चक्कर में, परिवारवादी पार्टी नहीं है ये साबित करने के चक्कर में, उन्होंने भले ही उस वक्त सत्ता अपने हाथ में ना ली हो, लेकिन परोक्ष रूप से वही पार्टी को संभालती रही। भले ही प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जो है नरसिम्हा राव थे, लेकिन पार्टी के नेता हाजिरी देते रहे 10 जनपद में। सत्ता का केंद्र रहा 10 जनपद में, जहां पर सोनिया गांधी रहती थी, और वहीं से पार्टी सरकार चलने लगी। और इसी के चलते नरसिम्हा राव के साथ कई मुद्दों पर उनका टकराव हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उनको रोकने की उनकी अनिच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की सराहना करना, और बोफोर्स मामले में सीबीआई केस रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना। आप समझिए किस कदर इनके बीच टकराव बढ़ गया होगा कि बोफोर्स मामला राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की ही सरकार है, दिल्ली हाईकोर्ट सीबीआई केस रद्द करने का फैसला देती है और कांग्रेस की ही सरकार के प्रधानमंत्री उसको चुनौती देते हैं। तो सीधा सीधा टकराव चल रहा था, और जब बात बहुत बढ़ गई तो नरसिम्हा राव की ताकत कम करने का फैसला कर लिया गया और उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और पार्टी अध्यक्ष बनाया गया सीताराम केसरी को 1996 में। और शुरुआत में उनकी भी अच्छी बनी, जो सोनिया गांधी और उनकी कोर टीम के नेता थे, अपनी कोटरी उनकी जो थी उसके साथ उनकी ठीक बनी। लेकिन आगे चल के सीताराम केसरी खुद बड़े नेता थे कांग्रेस के, तो वो भी अपने हिसाब से फैसले लेने लगे, अपनी रणनीति अपनाने लगे, जिसके बाद परेशानी शुरू हो गई और फिर उन्हें भी बेइज्जत करके उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया। 14 मार्च 1998 का दिन है, जिसे भारत के राजनीतिक इतिहास में याद किया जाता है, जब सीताराम केसरी को उनके अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्हें बाथरूम में बंद करके कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई सोनिया गांधी। ये कहा जाता है कि जब तक सोनिया गांधी ने शपथ नहीं ले ली कांग्रेस अध्यक्ष की, तब तक सीताराम केसरी को पार्टी में ऑफिस में ही जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी उसमें उन्हें बाथरूम में बंद रखा गया और बाद में कांग्रेस यूथ विंग के नेताओं ने उनको वहां पर उनके साथ बदतमीजी की और यहाँ तक कि उनकी धोती भी उतार दी। इस तरह बेइज्जत करके उनको निकाला गया और सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पद अपने पास ले लिया। जो कि सीताराम केसरी चुने गए थे, वो आगे भी लड़ना चाहते थे अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन सोनिया गांधी को लगा अभी वक्त आ गया है, जब अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का कोई भी पद आप अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल होगी और उसके हिसाब से पार्टी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने पहले खुद को इस वक्त तक मजबूत किया था अपने आसपास। उन्होंने जो पुराने नेता थे, जो कि राजीव गांधी के दोस्त भी थे और इनको टक्कर दे सकते थे, चुनौती दे सकते थे, उनको उन्होंने पहले किनारे किया। अहमद पटेल जैसे अपने सलाहकार बनाए, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया जैसे नेताओं को साइड लगाया गया और पार्टी पर अपना कमान, अपना कब्जा पूरा किया गया। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष का पद उसको सोनिया गांधी ने संभाल लिया। अब इसके बाद कांग्रेस में वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने सालों साल तक गांधी परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष नहीं देखा। पूरी कमान हर तरह से कांग्रेस पर कब्जा रहा गांधी परिवार का। सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी और 2017 तक रही, 19 साल तक। आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता 19 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा कार्यकाल है जो सोनिया गांधी का रहा। और जब वो पद से हटी तो कौन बना? राहुल गांधी, उन्हीं के बेटे, 2017 से 2019 तक। लेकिन बार बार जब वो चुनाव हारेंगे तो सवाल तो उठेगा। 2000 उससे पहले भी 14 में भी चुनाव हारे, 19 में भी हारे, सवाल उठा तो पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर से माता जी आ गई सोनिया गांधी, उन्होंने वही बन गई पार्टी अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष बन गई, 2022 तक बनी रही। और जब एक कठपुतली प्रदेश अध्यक्ष की इनकी तलाश पूरी हुई
तो फिर जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, जिसमें शशि थरूर ने भी चुनाव लड़ा था। लेकिन ये साफ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में शशि थरूर कहाँ जीतने वाले थे। और उन्होंने हालांकि फिर भी 1000 से ऊपर उनको वोट मिले, लेकिन चुनाव जीते मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष पद की कुर्सी जो है वो संभाल रहे हैं। यही पूरी कांग्रेस का असली चरित्र है, यानी कि गांधी परिवार की बपौती बन गई। यानी कि गांधी परिवार के सदस्य के लिए ही कांग्रेस को संभाले रखना है। जो भी नेता आता है उसका यही मकसद होता है, और उसका अगर गांधी परिवार से तालमेल बैठता है, चाहे वो अध्यक्ष पद पर हो चाहे प्रधानमंत्री पद पर हो, तब तक तो ठीक रहता है। और जैसे ही वो गांधी परिवार के लिए खतरा बनने लगता है, भले ही वो नेता काबिल हो, भले ही वो सरकार अच्छे से चला रहा हो, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार के साथ तालमेल बिगड़ता है, वैसे ही वो गायब हो जाता है। और ये होता रहा है, नरसिम्हा राव के साथ हुआ। नरसिम्हा राव जैसे बड़े नेता, दिग्गज नेता थे, लेकिन उनको भी किनारे करने का काम किया गया। मनमोहन सिंह, वो तो खुद सोनिया गांधी की पसंद थे, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था, लेकिन उनके साथ भी कुछ टकराव की बातें सामने आई थी, जिसके बाद फिर मनमोहन सिंह उन्होंने वो बैकफुट पर आ गए, क्योंकि सोनिया गांधी ही 10 जनपद से पार्टी चलाना चाहती थी। और मनमोहन सिंह को इसलिए रखा गया था ताकि वो राहुल गांधी के जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, भारत में अपना कुछ नाम उनका नहीं हो जाता, ठीक से प्रचार नहीं हो जाता, तब तक वो गद्दी संभालें। क्योंकि सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, विदेशी मूल की थी, इटली की महिला, तो यहाँ पर जबरदस्त विरोध हुआ था और अपनी पार्टी के अंदर ही विरोध चल रहा था, कांग्रेस ही टूट जाती, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसीलिए मनमोहन सिंह का नाम आया और मनमोहन सिंह को सिर्फ गद्दी संभालने के लिए कहा गया। और पूरी पार्टी जो है वो चलती थी कांग्रेस 10 जनपद से सोनिया गांधी, अहमद पटेल, यही लोग चलाया करते थे। और राहुल गांधी के लिए कुर्सी तैयार की जा रही थी। और राहुल गांधी जब आए, अध्यक्ष बनाया, प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक संभव नहीं हुआ है। लेकिन पूरी कांग्रेस आज भी देखिए किसमें जुटी हुई है। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में जुटी हुई है। काबिल है, नहीं है, कितने चुनाव हार गए। भाजपा में कोई नेता अगर इतने चुनाव हार जाएगा, कितना मौका मिलेगा? यहाँ जीतना जरूरी है, आपको साबित करना खुद को जरूरी है। लेकिन कांग्रेस चाहे कितनी भी टूट रही है, बिखर रही है, जो संगठन जो है बार बार हार का सामना कर रहा है, लेकिन उसका मकसद है गांधी परिवार के व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखना, उसे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाना। और यही बदलाव हुआ है कांग्रेस में। ये 85 वाली कांग्रेस टेक्निकली तो कब की खत्म हो गई, और जो उसके उद्देश्य और मकसद की बात करें तो वो खत्म हो चुका था उसका आजादी के समय ही। और उसके बाद धीरे धीरे पूरी कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार की कांग्रेस बन गई और गांधी परिवार के लोगों को सत्ता में बनाए रखने का साधन बन गई। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के नेताओं के दावे कि कांग्रेस आजादी के समय की पार्टी है, कांग्रेस ने बलिदान दिए हैं, तो उनके जो दावे हैं वो कहाँ ठहरते हैं ये साफ दिख रहा है। क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस अपने नाम से भी, अपने चरित्र से भी, अपने मकसद से भी पूरी तरह बदल चुकी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।